नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ बेसिक्स फॉर आवर सीरीज। आज की हमारे डिस्कशन का एजेंडा है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कहावत क्यों होती है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट फोर्स, बट देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट्स इन इंटरनेशनल लेवल। इस कहावत के पीछे रूट क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है? उसका जवाब हम लोग समझ सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर से। बैलेंस ऑफ पावर एक फंडामेंटल, एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें एक आइडिया मिलेगी कि इंटरनेशनल ऑर्डर क्यों किसी एक पर्टिकुलर सेटअप में बना होता है। इंटरनेशनल ऑर्डर में हमेशा लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती है, क्यों देश एक दूसरे को नापसंद करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेगी बाय अंडरस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंस ऑफ पावर इज द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जहां पे अलग अलग देश जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी जो बनाएंगे उसके हिसाब से क्यों वो एक दूसरे के साथ कभी कोऑपरेट करते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। Why? Because they do not want a single actor to dictate the terms at international level. वो नहीं चाहते कि कोई एक प्लेयर इतना बड़ा बने कि वो अपनी हेजेमनी बरकरार रखे एट द इंटरनेशनल ग्राउंड। अब इसको इमेजिन कीजिएगा कि आप एक प्लेग्राउंड पर जा चुके हो और वहां पे समझ लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है? तो होता क्या है, अगर किसी एक बच्चे के पास ही इतना ज्यादा पावर है, समझ लो अगर वो कहे कि ये मेरा ही बैट बॉल है और मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा, तो पूरा का पूरा प्लेग्राउंड का सिस्टम डिसरप्ट हो गया ना। आई होप यू गेट द आइडिया थ्रू दिस प्लेग्राउंड एनालॉजी। तो बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट में होता क्या है, किसी एक प्लेयर को इतना बड़ा होने नहीं देना है कि वो जो बैलेंस है पावर का उसको डिसरप्ट कर दे। ये जो थेरी है या फिर ये जो आइडिया है, इट एसेंशियली इज देयर टू प्रिजर्व इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आपको रियलिस्ट एंगल जरूर दिखाई देगा, क्योंकि रियलिज्म क्या कहता है, इट इज ऑल अबाउट पावर, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर, इट इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट एंड एवरीबडी वांट्स टू एनहांस देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी। बैलेंस ऑफ पावर क्या कहता है कि अगर एक देश अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है तो दूसरा देश भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, ताकि कोई एक इतना बड़ा पावर ना बने। अगर किसी दूसरे देश के पास क्षमता नहीं है तो वो अपने अलायंसेस बनाएगा, दोस्त बनाएगा, ताकि वो दूसरे को रोके। इसका उद्देश्य है कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ठीक है? अब बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, इट इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। इसके रूट्स हम लोग देख सकते हैं एंशियंट ग्रीस में, एंशियंट इंडिया में। ग्रीस में आपको थुसाइडिडीज के वर्क में मिलेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ थुसाइडिडीज ट्रैप। इंडिया में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको साम दाम दंड भेद है, जो अगेन मैं कहूंगा बैलेंस ऑफ पावर में काफी मदद करते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर का जो आइडिया आ चुका है, इट हैज कम प्रिडोमिनेंटली पोस्ट 1648, दैट इज पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर। और मैं कहूंगा नेपोलियन के प्रकोप के बाद, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हम लोग कह सकते हैं, 1815 के बाद काफी ज्यादा डोमिनेंट हुआ बैलेंस ऑफ पावर का आइडिया। क्यों? क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में सॉवरेन स्टेट्स आने लगे, और सॉवरेन स्टेट्स आए तो वो एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते थे। मतलब कोई एक देश इतना बड़ा ना बने कि वो पूरे सिस्टम को डिसरप्ट कर दे। बैलेंस ऑफ पावर वाज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म। मॉडर्न टाइम्स में हम लोग बैलेंस ऑफ पावर के वर्क्स देख सकते हैं 18th सेंचुरी के राइटिंग्स में, मेनली इन द वर्क्स ऑफ डेविड ह्यूम। लेटर ऑन हांस मॉर्गेनथाउ ने भी बैलेंस ऑफ पावर का समर्थन किया हुआ है। इन दी recent times Kenneth Waltz has also given a new idea to balance of power, ठीक है? अब कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट्स पावर सीक करते हैं। पावर सीक करते हैं मतलब अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे आपको वो रियलिस्ट एंगल जरूर दिख रहा होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किकल है, और इस एनार्की में हर एक देश अपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने में लगा हुआ है। दे वांट टू एनहांस देयर ओन पावर। If state A increases its military power, the state B is also going to increase its military power. Why? Because no one wants other player to dominate the international arena. अब इसमें अगर कोई देश समझ लीजिए अपनी क्षमता नहीं बढ़ा पा रहा है, तो वो दूसरे मींस इस्तेमाल करेगा बैलेंस ऑफ पावर के लिए। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट सीक पावर एंड दे वांट टू अवॉइड बीइंग डोमिनेटेड बाय अदर प्लेयर।
on when one state becomes too powerful, the other states they try to form alliance or they try to build power to counter the one state which has become too powerful. ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पावर को अचीव कैसे करेंगे? हर एक देश सबसे पहले इंटरनल बैलेंसिंग के लिए जाएगा। इंटरनल बैलेंसिंग का मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प, यानी कि अपनी खुद की क्षमता बढ़ाओ, अपनी मिलिट्री बढ़ाओ, अपनी आर्मी बढ़ाओ, अपने आर्म्स एंड एमिनिशंस को बिल्ड करो। अब इससे आपको पता चलेगा व्हाई देयर इज अ आर्म्स रेस एट द इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज दी स्टेट्स वांट टू अचीव बैलेंस ऑफ पावर। अगर इम्बैलेंस हो गया तो एक देश इतना बड़ा बन जाएगा कि अपना दबदबा बना लेगा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे और वो डिक्टेट करने लगेगा टर्म्स एट द इंटरनेशनल लेवल, और ये कोई नहीं चाहता है। इसीलिए इंटरनल बैलेंसिंग के लिए जाएंगे। इंटरनल बैलेंसिंग गिव्स यू एग्जांपल ऑफ दैट आर्म्स रेस, कि अगर कंट्री ए ने इतने वेपन्स बना लिए तो कंट्री बी भी उसकी बराबरी में जाने की कोशिश करेगा और कंट्री ए उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल बैलेंसिंग क्या होता है? जब अगर क्षमता खुद से नहीं बढ़ पा रही है, सेल्फ हेल्प नहीं हो पा रहा है, तो अलायंसेस बिल्ड करेंगे, काउंटर अलायंसेस बिल्ड करेंगे, डिप्लोमेसी के लिए जाएंगे, अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस डेवलप करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने के दो तरीके होते हैं, इंटरनल बैलेंसिंग एंड एक्सटर्नल बैलेंसिंग। इंटरनल बैलेंसिंग खुद के देश के पर्सपेक्टिव से और एक्सटर्नल बैलेंसिंग इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, अब सर पर्सपेक्टिव्स क्या रही है बैलेंस ऑफ पावर की, इसकी एवोल्यूशन क्या रही है, चलिए समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ पावर कोर कॉन्सेप्ट है रियलिज्म का। क्लासिकल रियलिस्ट इसका समर्थन करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन द डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ रियलिज्म ओनली। और रियलिज्म क्या कहता है कि सब कुछ ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। रियलिज्म ह्यूमन नेचर के डार्क साइड को देखता है। वो कहते हैं कि ह्यूमंस आर पावर सीकिंग, नो सिंस ह्यूमंस आर पावर सीकिंग दे गो फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाना चाहते हैं। स्टेट्स भी वैसे ही होंगे, स्टेट्स भी अपना पावर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जाएंगे। तो फॉर रियलिस्ट्स बैलेंस ऑफ पावर इज नेचुरल, इट इज लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा बैलेंस ऑफ पावर होगा ही होगा, ये कहते हैं। जब भी वो इम्बैलेंस होने लगेगा तो बैलेंस लाने के लिए अलग अलग प्लेयर्स साथ में आएंगे टू काउंटर वन बिगर प्लेयर। लिबरल थॉट में मैं नहीं कहूंगा कि वो पावर के ऊपर पूरा फोकस नहीं करते, बट मैं कहूंगा लिबरल्स डू नॉट प्योरली फोकस ऑन पावर। ऑल्दो अगर हम लोग रूट देखें तो लिबरल्स ऑल्सो बिलीव इन पावर और बिलीव इन स्ट्रेंथ टू ब्रिंग पीस। लेकिन लिबरल थॉट प्रोसेस, लिबरल इंटरनेशनल जो थेरीज होती है, दे बिलीव इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दे बिलीव इन इंस्टीट्यूशंस, दे बिलीव इन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। अब इससे होगा क्या, ध्यान रखना है, रियलिज्म में इट इज अ एनार्किकल वर्ल्ड, जहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई वर्ल्ड बॉडी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई वर्ल्ड पुलिस नहीं है। लेकिन लिबरल्स क्या बोलते हैं? लिबरल्स कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जो बैलेंस ऑफ पावर में जो सिक्योरिटी डायलेमा होता है उसको कम करे। यानी कि अगर एक देश डिसरप्टिव बन रहा है तो उसको रोकने के लिए सभी के सभी मिलकर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल बनाकर सभी के सभी मिलकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मार्क्सिस्ट थॉट तो सीधे सीधे बैलेंस ऑफ पावर को रिजेक्ट करता है। मार्क्सिस्ट थिंकर्स कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर इज अ सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर ट्राइज टू हाइड द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। रियल प्रॉब्लम क्या है? क्लास स्ट्रगल है। रियल प्रॉब्लम क्या है? ग्लोबल कैपिटलिज्म है। तो मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम कोई एनार्किकल सिस्टम नहीं है, ये जानबूझ के स्ट्रक्चर्ड ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाया गया है जहां पे कोर कंट्रीज पेरिफेरल कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी को फ्लॉड मानते हैं। फ्लॉ मतलब थोड़ा सा मैं कहूंगा इसका प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि इट इज टू मच फोकस्ड ऑन पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट क्या मानते हैं? दैट इंटरनेशनल स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार कोऑपरेशन होता है। और जो एनार्की कहते हैं ना, रियलिस्ट स्कॉलर्स एनार्की कहते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं एनार्की इटसेल्फ कैन मीन मेनी डिफरेंट थिंग्स, सो दे डू नॉट बिलीव इन द कोर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अब अगर हम लोग देखें बैलेंस ऑफ पावर की एवोल्यूशन को, इसकी रेलेवेंस को, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको आइडिया मिलेगी बैलेंस ऑफ पावर आफ्टर 1648, स्पेशली वेस्टफेलियन ऑर्डर के बाद। और जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, नेपोलियन का जो प्रकोप था वो खत्म होने के बाद 1815 में कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप आया, जिसने मैं कहूंगा मोर और लेस ऑलमोस्ट एक सेंचुरी की शांति दी यूरोपियन ऑर्डर को। तो यहाँ पे आपने बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी देखा होगा,
क्यों? क्योंकि कोई एक देश उतना पावरफुल नहीं था। ऑल्दो इस समय पे आप कह सकते हो कि ब्रिटेन वाज मोर पावरफुल, लेकिन ब्रिटेन को काउंटर करने के लिए कई बार आपने अलायंसेस देखे होंगे। फ्रांस अलाई करेगा स्पेन के साथ, फ्रांस अलाई करेगा रशिया के साथ, तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है। और कोल्ड वॉर के दौरान, मैं कहूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम लोगों ने देखा अगेन बैलेंस ऑफ पावर, लेकिन यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन टू ब्लॉक्स, और रादर आई कैन से थ्री ब्लॉक्स। वन वाज लेड बाय यूएसए, अनदर लेड बाय यूएसएसआर, एंड अनदर वन वाज नॉन अलाइंड ब्लॉक जहां पे इंडिया वाज अ प्राइम लीडर। तो बैलेंस ऑफ पावर की अगर आप एवोल्यूशन को देखोगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस ऑफ पावर आपको वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद मिलेगा। 1648 से लेकर मैं कहूँगा 1945 तक इट वाज मोर और लेस बैलेंस ऑफ पावर मॉडल ओनली। उसके बाद भी कोल्ड वॉर के एरा के बाद मैं कहूँगा एक बाईपोलर बैलेंस ऑफ पावर जरूर आया। इनफैक्ट हमारा जो अगला लेक्चर होगा वहां पे हम लोग पोलैरिटी एट द इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करेंगे, वेयर विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाईपोलैरिटी। तो बैलेंस ऑफ पावर बरकरार रहा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कोल्ड वॉर के बाद बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे वीकन होता रहा। इसकी एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पावर जो थ्योरी है, इट इज यूरोसेंट्रिक कहा जाता है, यानी यूरोप को सेंटर में रख के इसको बनाया गया ये कहा जाता है। बट कोल्ड वॉर के बाद अलग अलग चीजें डेवलप होने लगी, जैसे बैलेंस ऑफ पावर बिलीव्स स्टेट्स आर द ओनली मेन प्लेयर्स, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का दबदबा बढ़ने लगा, नॉन स्टेट एक्टर्स का दबदबा बढ़ने लगा, ग्लोबलाइजेशन के पावर्स ज्यादा होने लगे। तो यहाँ पे अलग अलग other forces came in which did weaken the concept of balance of power. आज हम लोग asymmetrical balancing की बात करते हैं, जैसे टिपिकली कुछ कुछ स्टेट्स लाइक पाकिस्तान अगर अपनी पावर नहीं बढ़ रही है तो वो एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग के लिए जाएंगे जहां पे टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजें जो क्लासिकल बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी उसमें कंसिडर नहीं की जाती है। और 21st सेंचुरी में तो और भी ज्यादा नई नई थ्योरीज आ चुकी है, नई नई आइडियाज आ चुकी है, बट स्टिल बैलेंस ऑफ पावर रिमेन्स वन ऑफ द डोमिनेंट आइडियाज एट इंटरनेशनल लेवल। इनफैक्ट पिछले कुछ दशकों में मैं कहूंगा जिस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की डेवलपमेंट हो रही है, जो बैलेंस ऑफ पावर के थेरिस्ट है, दे सजेस्ट दैट देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ द आइडिया। व्हाई? बिकॉज देयर इज राइज ऑफ चाइना टुडे, रिसर्जेंस ऑफ रशिया इज देयर, इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो कोई एक देश पावरफुल नहीं रहा है। हाँ, 10 सालों के लिए मैं कहूंगा 1990 से लेकर सन 2000 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दबदबा जरूर रहा है, लेकिन उसकी भी हेजिमनी काफी इरोड हो चुकी है। आज हम लोग एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर के थेरिस्ट कहते हैं दैट वी आर हाईली रेलेवेंट इवन टुडे। ऑलराइट, सो आई होप कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट समझ में आया है। हमारे अगले डिस्कशन में विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दीज आईडीज @rahulsai222। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, मेरा नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड प्लीज लाइक द वीडियोस, share the videos and comment your thoughts on the videos. Thank you very much. Jai Hind.